उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे गोरक्षनाथ मंदिर। महायोगी गोरक्षनाथ के किए दर्शन पूजन। त्रिवेंद्र रावत ने सीएम योगी से भी की भेंट। तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 20 लाख पार। अब तक 44 लाख से अधिक यात्री कर चुके हैं पंजीकरण। धीरेन्द्र शास्त्री पर की गई अमर्यादित टिप्पणी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर आक्रोश। यमुना घाटी के व्यापारियों ने बाजार बंद किया। व्यापारियों ने आज बाजार बंद का ऐलान किया। मुरादाबाद मंडल में दून समेत सभी रूटों पर बगैर कवच दौड़ रही हैं ट्रेनें। हादसे का जोखिम बरकरार। बेमौसमी बारिश से प्रदेश में फसलों को करोड़ों का नुकसान। विभाग ने शासन को भेजी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग ने बड़ा तूल पकड़ लिया है। दोनों के समर्थक एक दूसरे को चेतावनी देते हुए आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे को खुली चुनौती देते हुए अखाड़े में उतरने तक की बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने मीडिया के सामने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह को नेहरू स्टेडियम अखाड़े में आने की चुनौती दी है, तो वहीं शनिवार को प्रणव सिंह के समर्थन में वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने पत्रकार वार्ता कर प्रणव सिंह के खिलाफ टिप्पणी न करने की हिदायत दी है और उन्होंने कहा है कि लंडौरा रियासत पर अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ प्रणव सिंह के कार्यकाल पर भी प्रणव समर्थकों ने शनिवार शाम को विधायक उमेश कुमार समर्थकों को नेहरू स्टेडियम अखाड़े में आने की खुली चुनौती दी थी, लेकिन उमेश कुमार के समर्थक नहीं पहुंचे। इस दौरान भारी पुलिस बल भी नेहरू स्टेडियम में मौजूद रहा। देखिए, मैं चौधरी सोनू गुर्जर मिरकपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही बुलाई थी क्योंकि कुछ तथाकथित लोग जो आज उत्तराखंड की धरती पर हमारे सम्मान का प्रतीक खड़ा हुआ है, हमारी गुर्जर रियासत लंडौरा रियासत जो हमारे गुर्जर समाज की है, तो उस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा और उस पर सवाल उठाएगा। मैं कुछ वीडियो देख रहा था सुबह, तो उसमें कुछ अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे कि हम हमारे साथ कुश्ती लड़ ले, बकरे की माँ कब तक, ऐसे अनर्गल शब्द कर रहे थे जो बर्दाश्त के बाहर थे। मैंने तभी निर्णय लिया और मैं यहाँ के लिए चलाया। मैं हालांकि जो समय उन्होंने दिया था वहाँ भी पहुँचा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। देखिए, जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी के खिलाफ इन्होंने रात अब्दुल भाषा बोली है, मैं उन्हें आज यहाँ से खुला चैलेंज करते हैं। अफसोस हो रहा है कि मेरा प्राणों से प्यारा उत्तराखंड कहाँ जा रहा है। अभी फेसबुक पर खानपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक जो अपने आप को कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लिखते हैं, उनका बनियान में एक वीडियो वायरल हुआ। वो वर्तमान विधायक उमेश कुमार के परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनके परिवार को, उनके माता पिता को, पूर्वजों को लेकर के। मैं खानपुर विधानसभा का एक आम नागरिक होने के नाते प्रणव सिंह आपसे पूछता हूं कि इससे मेरा क्या भला है। तुम जो प्रणव सिंह उमेश कुमार पर कीचड़ उछाल रहे हो, उससे खानपुर के आम आदमी का क्या विकास होगा, खानपुर का क्या भला होगा, खानपुर वासियों को क्या सम्मान मिलेगा, मेरी समझ से परे। नैनीताल में देर शाम शटल सेवा में लगे टैक्सी चालक मजहर और शटल सेवा कर्मी के बीच आपसी विवाद के बाद लड़ाई हो गई। शटल सेवा चलाने वाले स्थानीय टैक्सी चालक के परिवार का आरोप है कि घोड़ा और टैक्सी चलाने वाले लगभग 2 दर्जन रामपुर के टांडा दड़ियाल के लोग उनके घर घुसे और उनके लड़के के साथ मारपीट की, जिसके बाद देर शाम सूखाताल टैक्सी यूनियन के सभी टैक्सी चालक कोतवाली पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस को 2 अलग अलग मारपीट की तहरीक के पश्चात पीड़ित टैक्सी चालक का मेडिकल कराया गया। वहीं सीओसीटी विभागाध्यक्ष का कहना है कि दोनों पक्षों से बातचीत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हम लोग बाहर वेट कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को भी थोड़ा सा अनुशासन में रहना पड़ेगा। सर एक छोटी सी बात अपनी को बुरा नहीं सोच पे कब्जा अभियान चलाएंगे। जी ठीक है नहीं? जी जी बिल्कुल जो आपने बताया कि जो स्पोर्ट में क्या हुआ है। ये दो जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में मारपिटाई का मामला है और नारायण नगर के पास में ये मामला हुआ है। उसके बाद एक जो ग्रुप है उसके द्वारा हमें एफआईआर दी गई है, जिसमें एफआईआर हमने पंजीकृत कर ली गई है और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। मामला यह है कि एक हमारा अनुसूचित जाति का भाई जो कि टैक्सी का व्यवसाय करता है, उसका कुछ विधर्मियों से टैक्सी के मामले में कुछ घपला हुआ और उसके साथ आज इन्होंने धामपुर बैंड के आसपास कहीं मारपीट करी और उसमें कम से कम 30-40 लोग अकेले आदमी के मारने आए। उसके बाद हमने इस थाने का घेराव किया। बाकायदा उसको ये धमकी दी गई है कि कल से हम तेरी टैक्सी नहीं चलने देंगे, तुझे जान से मार देंगे। मेरा आप मीडिया के मार्फत से धामी सरकार को और केंद्र सरकार को धामी सरकार को ये विनम्र निवेदन है कि कई लंबे समय से हम ये जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहे हैं और ना धामी सरकार इस विषय में कुछ संज्ञान ले रही है। लक्सर के काठापीर मेले में पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल व वारिस अहमद ने मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया है। साथ ही काठापीर में चादर पोसी के बाद से नौटियाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, जबकि देश में सभी वर्ग विशेष को बराबर रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार मजारों को तोड़ना बंद नहीं करेगी तो भीम आर्मी उसका भी जवाब देने को तैयार है। इसके लिए हमें कोई भी आंदोलन करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। हम अपने मुस्लिम समुदाय का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। भीम आर्मी संगठन मंजीत नौटियाल जी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मेले का एक आगाज बढ़ाया और इसका रिबन काट के सबको एकता का संदेश दिया। और जैसे कि यहाँ की उत्तराखंड की जनता, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, तहसील लक्सर, थाना पथरी की जनता हमारा एकता का पैगाम बहुत आगे तक बढ़ाएंगे और मैं इसी के लिए सभी जनता का, जितने जायरीन मेले में आने वाले, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। हरिद्वार में एक भव्य मेला जो काठापीर में भरता है, प्रत्येक वर्ष होता है, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। तो आज भीम आर्मी का अवसर मिला भीम आर्मी को कि उस मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचा जाए। तो आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश की पूरी टीम और साथ में वरीस अहमद और सुलेमान भाई, सब लोग हम यहाँ पहुंचे हैं। तो यहाँ जो इंसानियत का पैगाम पूरे देश के अंदर जाता है, जो मोहब्बत का पैगाम इस उत्तराखंड की देवभूमि से जाता है और संविधान में हमें जो धर्मनिरपेक्ष अधिकार और लोकतंत्र को एक खूबसूरती के रूप में जो दिखाया गया है और जो हमारे संविधान में देश के अंदर सभी जातियों और धर्मों को बराबर रखा गया है, तो वही प्यार मोहब्बत इस जो यहाँ काठापीर है वही यहाँ से पैगाम जाता है। लेकिन बीजेपी सरकार जिस प्रकार से हमारे मुसलमान भाइयों की मजारों को तोड़ने का काम कर रही है। लक्सर में एसएसपी रेलवे अजय गणपति कुंभार व एडिशनल एसपी अरुणा भारती ने जीआरपी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को थाने पर साफ सफाई और सही व्यवस्था रखने तथा पीड़ित व्यक्ति की बात को तत्काल सुनकर उसका समय से निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दोनों अधिकारियों ने लक्सर जीआरपी थाने पहुंचकर वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें सलामी गार्ड दी। उन्होंने कहा कि थाने के शस्त्रों की नियमित साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने थाने के अभियोगों का भी अवलोकन किया है। किसी अनजान व्यक्ति द्वारा कोई खाद्य पदार्थ नहीं खाएंगे, आप जहर खुराने का भी शिकार हो सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति द्वारा कोई खाद्य पदार्थ नहीं खाएंगे, आप जहर खुराने का भी शिकार हो सकते हैं।
कि उत्तराखंड पुलिस ने सभी थाने, चाहे वो दूरस्थ हो या नज़दीक के हों, प्लेन के हों या पहाड़ के हों, उन सभी में एक तो बच्चों के लिए विशेषकर से शिशु पटल केंद्र का निर्माण करवाया गया है हर थानों में, और एक महिला हेल्प डेस्क का। महिला हेल्प डेस्क में मैंडेटरी है कि एक सब इंस्पेक्टर और 4 महिला कर्मी होंगी, क्योंकि जनरली क्या होता है, महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के पुरुष कर्मियों से बात करने में थोड़ा कतराती हैं। तो महिला हेल्प डेस्क उनको फैसिलिटेट भी करेगा, सुविधा वैसी भी देगा, और बच्चे कंफर्ट जोन में आ जाए इसलिए उनके लिए कैंडीज, टॉयज़ कुछ हम लोगों ने रखे हुए हैं। इसके अलावा जो थाने में भी कंप्लेंट आएंगी तो उनको भी हम लोग तत्परता से निवारण करें। ये मेरा पहला एनुअल इंस्पेक्शन है। तो लक्सर थाना के अंडर में मैंने अभी फोर्स से बात करी, फोर्स का टर्नआउट का निरीक्षण किया, और उनका मतलब जो चीज़ें हम लोग देते हैं, लॉजिस्टिक्स जो देते हैं, उसका यूज़ करना आता है कि नहीं आता है, आर्म्स एम्यूनिशन का यूज़ करना आता है कि नहीं आता है, वो टेस्ट किया, वो चेक किया। फिर वो किस प्रकार की सूचना यात्री लोगों को देते हैं, वो चेक किया। तो इनको मैंने वही सूचना दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रिवेंशन पे किया जाए, यात्री लोगों को सतर्क किया जाए। आज के तकनीकी युग में कॉपीराइट, कंटेंट राइट, पेटेंट जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए, जिसके लिए कोटा विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की वैज्ञानिक डॉक्टर अपर्णा शर्मा, कला संकाय की संकायाध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला राणा, एनआईटी उत्तराखंड के प्रोफेसर मौजूद रहे, और नए आविष्कारों, पहाड़ के उद्यमियों द्वारा शुरू किए गए उद्योग का ट्रेडमार्क करवाने समेत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी गई है। वहीं कॉपीराइट पेटेंट को लेकर भारतीय पुलिस सिस्टम में एक स्पेशल सेल बनाए जाने की बात भी विशेषज्ञों ने कही है। कहा है कि आईपीआर को लेकर पुलिस को जानकारी देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब बदलते वक्त में इससे संबंधित अपराध भी देखने को मिल रहे हैं। वही कार्यशाला में मौजूद छात्रों को ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट समेत अन्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों की जानकारी दी गई है। इनकम ऑल्सो, ये बच्चों को इस तरीके की जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसी वर्कशॉप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हमने यहाँ पर ये प्लान किया। दूर दराज के इलाकों से आके बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको इस तरीके की अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे, तो ये उनके घर तक और उनके समाज तक जब ये चीज़ें जाती हैं, तो इस डायरेक्शन में एक्चुअली हम यूकॉस्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हमारा सेंटर है, उसके थ्रू हम 2010-11 से कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी तक हम काफ़ी सारे आईपीआर सेल्स, 32 आईपीआर सेल्स हमने रोटेशन में डिफरेंट स्टेट के कॉर्नर्स में हमने एस्टैब्लिश किए हैं। इस साल हमने फिर से ऐसे ही सेल्स को एस्टैब्लिश करना है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के फाइनेंशियल सपोर्ट से हम ये वाले काम कर रहे हैं। सोचती हूँ कि आज के संदर्भों में ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है, और हमारे विद्यार्थियों को, हमारी जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो हमारे यहाँ के क्रिएटिव राइटर्स हैं, हमारे HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्रिएटिव हैं, वो बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं और अपना पर्सनल भी ऐसे काम करते हैं जो जिनका पेटेंट उनको मिलना चाहिए, कॉपीराइट मिलना चाहिए, पर उनको अभी इन अधिकारों का ज्ञान नहीं है। तो हमारा यही विचार हुआ कि विश्वविद्यालय स्तर पर, क्योंकि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, तो हमारा ये विश्वास है कि यदि हम इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो क्रिएटिविटी उनके अंदर है, एक तो वो इंस्पायर होंगे कि जो हमारी बौद्धिक संपदा है वो उस पर हमारा स्वामित्व है। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य में नवंबर या दिसंबर में इन्वेस्टर समिट आयोजित होगी। इसके साथ ही सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को रुझाने के लिए दुबई और सिंगापुर में रोड शो भी आयोजित करने जा रही है। दावे सरकार इन्वेस्टर समिट के लिए काफी उत्साहित है। सीएम धामी ने इस संबंध में बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को समय से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने बताया कि राज्य में इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया गया है। पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य में नवंबर या दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होगी। इसके साथ ही सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को रिझाने के लिए दुबई और सिंगापुर में रोड शो भी आयोजित करने जा रही है। धामी सरकार इन्वेस्टर समिट के लिए काफी उत्साहित है। सीएम धामी ने इस संबंध में बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को समय से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बताया कि राज्य में इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है। पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं सरकार से लेकर संगठन तक सीएम धामी के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। देखिए, इन्वेस्टर समिट होना है, इन्वेस्टर समिट सक्सेसफुल हो और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ें, एक माहौल बने, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। और मैं समझता इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए कि प्रयास हो रहे हैं। त्रिवेंद्र जी के समय भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके बाद काफ़ी निवेश यहाँ पर आया और उसके बाद फिर प्रयास हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सकारात्मक चीज़ें हैं। हर चीज़ का विरोध करना राजनीतिक कारणों से उचित नहीं है, उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए। बता दें कि राज्य में साल 2018 में भी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ भी पीएम मोदी ने किया था। इस इन्वेस्टर्स समिट में 1,20,000 करोड़ के राज्य में निवेश का दावा किया गया था। हालांकि धरातल पर ऐसा देखने को तो नहीं मिला। हालांकि अब एक बार फिर से ऐसे ही एक इन्वेस्टर्स समिट धामी सरकार भी कराने जा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि पहले इन्वेस्टर्स समिट में भी जनता को ऐसे झूठ सपने दिखाए गए थे और अब एक बार फिर से सरकार ऐसा कर रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार का ये फैसला राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ाने वाला फैसला है। राज्य पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा है। रावत जी के टाइम पर 60 से 70 करोड़ रुपए की लागत से 2 या 3 दिन यहाँ इन्वेस्टर्स समिट चला और 1,40,000 के MOU साइन होने की बात इनके सभी पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं के द्वारा मीडिया चैनल्स में गला फाड़ फाड़ कर बताया गया। लेकिन धरातल पर 20,000 करोड़ भी नहीं उतरा। अगर उतरा होता तो हमारे लाखों की संख्या में युवा जो हैं वो सड़कों पर लाठियों से मार नहीं खा रहे होते, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बेरोजगारी नहीं होती। और अब फिर हम सुन रहे हैं कि धामी सरकार भी इन्वेस्टर समिट करा रही है। इसके नतीजे तो आने वाले दिनों में ही पता लगेंगे। लेकिन ये जो रोड शो की बातें सुनने में मिल रही हैं कि सिंगापुर और किसी देश में ये रोड शो करेंगे, तो रोड शो से कब कोई इन्वेस्टर आया है? घर में नहीं दानी और अम्मा चली बुनानी। और दूसरा कहते हैं कि फूक झोपड़ी और देख तमाशा। जिस राज्य का कुल राजस्व प्राप्ति 50,000 करोड़ से कम हो और उस राज्य पर 80,000 करोड़ का इस समय और अगले साल का लक्ष्य 1 लाख करोड़ कर्ज का है, जिस राज्य के कर्मचारियों के वेतन पर 18,000 करोड़ का हर साल सरकार कर्ज लेती हो और जिस राज्य के बजट में केंद्र सरकार 10,000 करोड़ की कटौती करने जा रही हो, स्मार्ट सिटी के 500 करोड़ की कटौती कर दी, जोशी मठ के लिए 2,000 मांगे, वो पैसा केंद्र ने नहीं दिया। 4 धाम यात्रा के लिए भी इन्होंने 1,000 करोड़ की मांग की, वो पैसा नहीं दिया। खनन की इनकम में अभी जो कल कैबिनेट की बैठक हुई उसमें फेरबदल करके उसके जो जुर्माने की रकम थी वो आधी से भी कम कर दी। कुल मिलाकर राज्य में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष के सवालों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि क्या राज्य में निवेश बढ़ाने का इन्वेस्टर्स समिट ही एकमात्र रास्ता है? क्या त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में हुई समिट से राज्य में निवेश बढ़ा? क्या सरकार का एक बार फिर इन्वेस्टर समिट कराना राज्य में बोझ बढ़ाने वाला फैसला नहीं है? देखना होगा धामी सरकार के इन्वेस्टर समिट से राज्य में कितना निवेश आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने उत्तराखंड महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। भाजपा के इस महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जनता समझ चुकी है कि भाजपा कितने ही अभियान चला ले उसका लाभ से नहीं मिलेगा। भाजपा के नेता जब लोगों के घर जाएंगे तो उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले समेत कई सवाल जनता भाजपा के नेताओं से पूछेगी। कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि भाजपा के नेता जनता के बीच जाएं और जनता के सवालों का सामना करें। हवा है, आपने उनका मार्गदर्शन, वो कोई भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी अपनी तैयारी, हमने चिट्ठियों के माध्यम आज की चिट्ठी के से शुरुआत भी की। वो कोई भी तैयारी कर रहे हैं।
हमारी अपनी तैयारी, हमने चिट्ठियों के माध्यम, आज की चिट्ठी के से शुरुआत भी की, हम घर घर अभियान में भी हैं। और मैंने जो अभी तक पकड़ा है लोगों से, लोग 2-3 चीज़ों में फर्क ना पाते हैं। लोग अंकिता के बारे में प्रश्न इनसे करना चाहते हैं, लोग भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बॉबी पवार और उसके साथियों की पिटाई करी गई उसके बारे में प्रश्न करना चाहते हैं। वो अहम फैसले ले जाते हैं। एक गरीब को मारने वाला, जिसमें अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के 50-50, 40-40 साल से बने हुए आसानियों को तोड़ने का निर्णय लिया जाता है। दूसरी तरफ जो चोर हैं, जो गुंडे और बदमाश हैं, जो खनन माफिया हैं, उनको जो टैक्स पड़ता था या उनके ऊपर जो दंड लगाया जाता था 18 से 12 और 12 से 5 या 6 रुपया कर दिया है। चोरों को छूट दे रहे हो, गरीबों को बेघर कर रहे हो, तो इन सब विषयों पर लोग इनसे प्रश्न करने वाले जाए तो सही। हम तो इंतजार कर रहे हैं ये कब जाएंगे। हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में अब छोटे वस्त्र पहनकर आने वाली युवतियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से जुड़े इन दोनों मंदिरों में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इन मंदिरों में केवल उन्हीं युवतियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका शरीर 80% तक ढका होगा। इसकी विधिवत रूप से घोषणा की गई है कि मंदिर में आते समय वस्त्रों का ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्री महंत रवीनपुरी का कहना है कि छोटे वस्त्र पहनकर मंदिरों में युवकों को प्रवेश नहीं दिया जाता। दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में यह देखने को मिला है, क्योंकि आजकल समाज में जो प्रचलन चल रहा है उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई है। के अनेकों मंदिरों में ये परंपरा रही है और आज भी दक्षिण भारत से लेकर के मध्य भारत, महाराष्ट्र आदि राज्य में अभी पिछले दिनों ये हुआ है। आजकल जो समाज में एक प्रचलन चल रहा है उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैंने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो माताएं बहनें अपने परिवार के साथ में युवा अवस्था की कन्याएं जो आती हैं उनके जो वस्त्रों का पहनावा है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए ये कहा गया, कई बार ऐसे वस्त्र पहन करके कई बार ऐसी आपत्तिजनक स्थितियाँ दिखती हैं, समाज में उससे एक अलग ढंग का संदेश जाता है। हरिद्वार के श्री दक्ष प्रजापति मंदिर में व ऋषिकेश के श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि 80% शरीर ढके रहने पर ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा और ये बहुत ही अच्छा समाचार है। हल्द्वानी में वर्ष 2018 में 28 फरवरी को तत्कालीन लोकसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा काठगोदाम पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट कार्यालय का लोकार्पण किया गया था। तब लगा था कि आगामी कुछ दिनों में इसका कायाकल्प हो जाएगा, मगर 5 साल बीत जाने के बावजूद आज भी यहां पासपोर्ट बनवाने आने वाले लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां ना तो पीने का पानी उपलब्ध है और ना ही बैठने के लिए बेंच, कुर्सी आदि का। बारिश में तो और बुरा हाल हो जाता है, जब जरा से कमरे में लोगों की भीड़ नहीं समा पाती और लोगों को छाता लेकर कार्यालय के बाहर ही खड़ा होना पड़ता है। यही हाल गर्मियों में भी होता है, जब लाइन में लगे लोगों को घंटों बाहर खड़े होकर पसीना बहाना पड़ता है। यहाँ तक कि कार्यालय में भी भीषण गर्मी मात्र एक पंखे के सहारे कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। के आज के हमारे अपॉइंटमेंट है 61 हैं टोटल, जिसमें नॉर्मल और रीशू केस और 5 पीसीसी होती हैं। ये स्पेशल जो है मिनिस्ट्री के आदेश पे ये सैटरडे को ऑफिस खोले जा रहे हैं, जिससे एप्लीकेंट को जो लंबी डेट मिलती थी जो नज़दीकी डेट मिलने लगे। एक तरफ तो सरकार ने हमें काफ़ी सुविधाएं दी है कि पासपोर्ट बनाने के लिए हमें देहरादून जाना पड़ता था, उस चीज़ से हमें निजात मिली है। तो यहाँ पर ये सुविधा सरकार द्वारा हमें उपलब्ध कराई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर अनियमितताएं हैं, जैसे पीने का पानी नहीं है, काफ़ी देर तक लोग यहाँ पर बैठते हैं और प्रॉपर बैठने का स्थान नहीं है। छोटी सी यहाँ पर जगह है जिसमें 5-7 लोग अंदर आ सकते हैं, बाकी जो लोग हैं वो उनको बाहर धूप में खड़ा रहना पड़ता है। और जैसा मुझे सर ने बताया कि 65 लोगों की पासपोर्ट एक दिन में बन पाते हैं, तो ऐसे में आप मान के चलिए 5-6 लोग अंदर बैठ पाते हैं, 60 लोगों को बाहर बैठना पड़ता है धूप में, गर्मी में, बरसात में। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब से हम यहाँ आए 1 घंटा हो चुका है, लेकिन यहाँ कहीं भी कुछ भी बैठने की सुविधा नहीं है लोगों के लिए। काफ़ी लोग खड़े हैं और जो अंदर से आवाज़ भी दे रहे हैं तो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ काफ़ी धूप है जिसकी वजह से आप बाहर भी खड़े नहीं हो सकते हैं। नामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को सौगात दी है कि सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है।
अब से राज्य कर्मचारियों को डीए बढ़कर 42% हो गया है। प्रदेश के करीब 3 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। शुक्रवार शाम वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीती 22 मई को डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज एरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का